सकुरा का चक्रव्यूह, नागराज की कॉमिक्स। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। लेखक अनुपम सिन्हा, हनीफ अजहर, चित्रांकन अनुपम सिन्हा, विनोद कुमार, संपादक मनीष गुप्ता। चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। ओह नहीं नहीं नहीं। चीख मारकर एक झटके से खड़े हुए नागराज के चेहरे पर मौजूद था पसीने का तूफान और मस्तिष्क में मौजूद हलचल। फिर वही सपना जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा है। उफ, आखिर कौन है वो स्त्री जो अत्याचार के डर से भागती फिर रही है, और कौन है उस पर अत्याचार करने वाले। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं इस स्त्री को जानता हूँ, जबकि मैंने इसको अपनी याददाश्त में कभी भी नहीं देखा। ये सिर्फ यही नहीं, मुझे वो मंदिरों वाले सारे दृश्य भी जाने पहचाने लगते हैं, और उन मंदिरों को मैंने आज तक नहीं देखा। एक ही बात हो सकती है कि ये सारे दृश्य मुझे किसी भूली हुई घटना का याद दिला रहा है। मेरा इन सब से कोई ना कोई संबंध है। इस सपने के विषय में जानने के लिए मुझे द्वीप के नाग पीड़ितों से पूछना होगा, और यह काम सुबह ही हो सकता है। आधी रात को किसी को परेशान करना उचित नहीं है। लेकिन क्या है यह संबंध, मुझे जानना होगा, वरना यह सपना पिछले कई दिनों के भांति आगे भी परेशान किए रखेगा। नागराज का सोचा पूरा ना हो सका। अगले दिन सुबह एक विस्फोटक सूचना लेकर आए। गजब हो गया नागराज सम्राट, गजब हो गया। क्या हुआ सुलकंठ? लंगारा जाति के सभी सर्प एक विशाल सेना के साथ द्वीप के रण क्षेत्र में उपस्थित है और हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है। हमारी योद्धा भी रण क्षेत्र में पहुँच गया। आदेश दीजिए कि हम क्या करें। आओ मेरे साथ। ये लंगारा जाति के सांप आखिर चाहते क्या है? रण क्षेत्र में पहुंचकर नागराज को अपने सवालों का जवाब मिल गया। विसर्पी की शादी तुमसे नहीं हो सकती नागराज। अगर तुम्हें हमारी मांग स्वीकारनी है तो एक भीषण युद्ध की तैयारी कर लो। नागराज के कुछ बोलने से पहले नागार्जुन बोल उठा। युद्ध से किससे डरा रहा है दुष्ट लंगारा? हमें तो सिर्फ नाग सम्राट के आदेश की प्रतीक्षा है। फिर देखना कैसे तुम्हारी और तुम्हारे दुष्ट साथियों की लाश गिराते हैं। कौन किसकी लाशें गिराएगा ये तो समय ही बताएगा नागार्जुन। अपना निर्णय सुनाओ नागराज। हमारे हास्त्र में थमे अस्त्र लहू से होली खेलने को तरस रहे हैं। लंगारा जाति के सर्प अत्यंत घातक युद्धक है। युद्धक के हर दाव पेच में बुरी तरह से निपुण। बाकी जाति के सर्प शायद ही इनका मुकाबला कर सके, और ऐसा हो भी जाए तो क्या द्वीप को जमीन से खून रंगी गई। प्रेम भाव से रहने वाले सभी जाति के सर्पों में द्वेषभाव बढ़े गए, और यह सब मेरी वजह से होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे इस विषय में विसर्पी और पुजारी बाबा से बात करनी होगी, तभी कोई निर्णय ले सकता हूं। काफ़ी सोच विचार करके नागराज बोला, मुझे एक दिन का सोचने का समय दो मित्रों। मैं कल सुबह तुम्हें अपना निर्णय सुनाऊंगा। ठीक है नागराज, हम तुम्हें एक दिन का समय देते हैं, लेकिन याद रहे अगर निर्णय हमारे विरुद्ध हुआ तो इस द्वीप पर सर्प मानवों के खून की नदियाँ बहती नजर आएंगी। यह कहकर लंगारा अपनी जाति के सर्पों के साथ वहाँ से चला गया। बाद में ये अब क्या कहना है नागश्रेष्ठ? समझने का प्रयास करो विसर्पी। हमारे इस संबंध से नागद्वीप पर भीषण आंतरिक युद्ध हो सकते हैं और कई नागों की जान जा सकती है। हम अपने संबंध बनाने की खुशी खाते अनगिनत प्राणों की बलि नहीं ले सकते हैं। इस खुरेंजी टकराव को टालने का तो अब तो मेरे दिमाग में एक ही हल है पुजारी बाबा, कि फिलहाल मेरी और विसर्पी की शादी न हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी भाग्य को हमारा विवाह मंजूर नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है एक न एक दिन भाग्य हमारा साथ अवश्य देगा। हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे विसर्पी। नागराज के तर्कों से विसर्पी और पुजारी बाबा को सहमत होना ही पड़ा। अगले दिन नागराज का निर्णय सुन लंगारा जाति का हर नाग झूम उठा। हम जीत गए। तुमने हमारे पक्ष में अपना निर्णय देकर भीषण रक्तपात होने से बचा ली नाग सम्राट। अब हमारी एक छोटी सी शर्त और है। और एक शर्त? हाँ, वह यह है कि तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि या तो तुम यहाँ रहो या फिर बाहरी दुनिया में। ऐसा क्यों? तुम्हारी उस उड़ती हुई चिड़िया का यहाँ आना और यहाँ से जाना द्वीप की सुरक्षा के हित में नहीं है। तुम्हारे कारण कई बाहरी शक्तियों को इस द्वीप के रहस्य का पता चल सकता है, और वह शक्ति इस द्वीप पर आक्रमण करके सब कुछ तहस नहस कर सकती है। द्वीप का हित चाहने वाले को भी लंगारा की बात उचित लगी। लंगारा ठीक कर रहा नागश्रेष्ठ, आपको यह अति महत्वपूर्ण निर्णय लेना ही होगा।
अजीब पासोपेश में फंस गया नागराज। वैसे तो मैं यहाँ आते समय काफ़ी सावधानी बरतता हूँ, लेकिन फिर भी लंगारा की बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आजकल रडार पद्धति काफ़ी विकसित हो गई है। अगर कोई चाहे तो मेरी लाख सावधानियों के बावजूद भी मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच सकता है, लेकिन इस समस्या का हल समझ में नहीं आ रहा है। कैसे छोड़ दूँ उस बाहरी दुनिया को जिसमें मौजूद हजारों लाखों अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का बीड़ा मैंने उठाया है, और कैसे त्याग दूँ इस नागमणि द्वीप को जिसका मैं राजा हूँ। राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा का रक्षा करना। कर्तव्य और धर्म की लड़ाई में आखिर जीत हुई धर्म की। खड़े होकर नागराज ने अपना निर्णय सुना दिया। मैं घोषणा करता हूँ, अब सदैव इसी द्वीप पर रहकर आपकी सेवा में रत रहूँगा। नागराज की इस निर्णय पर जय जयकार कर उठा द्वीप का एक एक नाग मानव। नाग सम्राट नागराज की जय। सम्राट की उड़ने वाली यांत्रिक चिड़िया को नष्ट कर दिया जाए। अब सम्राट को इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। तोड़ा जाने लगा है नागराज का हेलीकॉप्टर। तभी एक नागमानव की गलती से ऑन हो गया हेलीकॉप्टर का रेडियो, और उससे यह संदेश प्रसारित होने लगा, नागराज जहाँ कहीं भी हो, इस सूचना को सुनकर कृपया तुरंत मुंबई पहुँचे। उनके कारण हजारों की जान खतरे में है। नागराज जहाँ भी हो, उस सूचना को सुनकर बम्बई पहुँचे, इसके कारण हजारों जान खतरे में है। अब नागराज चुप न रह सका। हजारों इंसानों की जान खतरे में विसर्पी, मुझे जाना होगा। नहीं नागराज, तुम यहाँ रहने का वचन दे चुके हो। मैं नहीं गया तो हजारों जिंदगियों को क्या होगा, क्योंकि मैं सैकड़ों मासूमों जिंदगियों की मृत्यु का इल्ज़ाम अपने सिर पर नहीं ले सकता। अचानक नागराज का चेहरा दृढ़ होता चला गया। मैं यहाँ का राजा हूँ और प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन प्रजा की रक्षा दूसरे तरीके से भी करी जा सकती है। हाँ, मुझे वह दूसरा तरीका अपनाना होगा, क्योंकि मैं सैकड़ों मासूम जिंदगियों की मृत्यु का इल्ज़ाम अपने सिर पर लेकर नहीं जी सकता। अगले पल ठहरो, इसे तोड़ना बंद करो। नागराज की इस घोषणा ने सभी को सकते में पहुंचा दिया। मैं नागराज अपनी इच्छा से इस द्वीप के सम्राट का पद को छोड़ता हूं। इसी के साथ मैं सदा के लिए इस द्वीप से चले जाने की घोषणा करता हूं। नहीं नागराज, ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो नागराज। ऐसा करना बहुत जरूरी है विसर्पी, क्योंकि इस द्वीप के निवासी कई चमत्कारी शक्तियों के धारक हैं। वे अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम हैं, जबकि बाहरी दुनिया में ऐसे अनगिनत प्राणी हैं जो अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते, और पर अत्याचार करने वाले क्रूर और शक्तिशाली प्राणी भी वहाँ पर कई हैं। उन क्रूर प्राणियों से मुकाबला करने के लिए बाहरी दुनिया वालों की मेरी सख्त ज़रूरत है। नागराज के फैसले का कुछ और ही मतलब निकाला नागमानव ने। आपने हमारा सम्राट होकर हमें छोड़ने का निर्णय देकर अच्छा नहीं किया, इसलिए जाते जाते आप एक निर्णय हमारा भी सुन जाइए। आज के बाद आप हमारे लिए अजनबी हैं। अगर आपने फिर कभी इस द्वीप पर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो आपको मौत की घाट उतार दिया जाएगा। उफ, ये सब मुझे गलत समझ रहा है, लेकिन इसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे हर हाल में यहाँ से जाना है। तभी अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता नागराज। नागानंद, तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो? हाँ नागराज, क्योंकि मैं इस द्वीप अपने भाई बंधुओं के साथ रहना चाहता हूँ। तुम जा सकते हो नागराज। उफ, नागराज को ना रुकना था, सो ना रुका। अलविदा विसर्पी, अलविदा प्यारे द्वीपवासियों। तुम सदा के लिए दूर जरूर हो, लेकिन मैं इतना निश्चर हूँ कि तुम्हारी खोज खबर ना रखूँ। तभी मैंने जानबूझकर अपने सेवक नागानंद को इस द्वीप पर ही रहने का गुप्त आदेश दिया है। एक बार फिर रेडियो से फ्लैश होती सूचना ने नागराज का ध्यान अपनी ओर खींचा। हजारों की जान खतरे में। नागराज तुरंत बम्बई पूछा, कौन है वो जिसने हजारों जानों को सिर्फ मेरे लिए संकट में डाल रखा है, और कैसे? अद्भुत संकट था वह जिसमें फंसी हुई थी हजारों जानें। समुद्र बिल्कुल शांत है और शहर के आसपास कोई भी नदी नहीं है। फिर ये पानी बाढ़ का रूप लेकर एकाएक कहाँ से आ गया? मुझे लोगों को इस बाढ़ से बचाना होगा। नागराज तुरंत ही अपनी नाग सेना लेकर लोगों को बचाने में जुट गया। क्या यही है वह संकट जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है? जल्द ही एक प्रत्यक्षदर्शी से नागराज को पता चली वह आश्चर्यजनक बात। अपुन उस समय लीरिल साबुल के उस होर्डिंग के पास खड़ा था। अचानक न जाने क्या हुआ कि होर्डिंग का झरना सचमुच का झरना बन गया, और अचानक यहाँ बाढ़ आ गई। कमाल है, होर्डिंग का झरना एकाएक जीवित हो गया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई परी कथा सुना दी हो, लेकिन ये हुआ कैसे? आश्चर्य में डूबा नागराज नहीं जानता था कि उसके सवालों का जवाब होटल ओबराय डीलक्स की छत पर भी मौजूद था।
तुझे बुलाने का मेरा मकसद पूरा हो गया नागराज। अब मुझे अब पानी का खेल खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो मैं तुझसे मौत का खेल खेलूँगा। अगले क्षण नागराज के साथ वहाँ खड़ा हर शख्स भौचक्का रह गया। और बाढ़ का सारा पानी तेज़ी से होर्डिंग में समाता जा रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ क्षणों पहले जहाँ बाढ़ पानी का रूप धारण किए हुए था, अब वहाँ पर नामो निशान न था। घोर आश्चर्यजनक घटना, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अरे यह क्या? नागराज बुरी तरह चौंका और उसके चौंकने के कारण थी वह पतली सी किरण जो लपलपाती हुई कैंटर ट्रक के विशाल होर्डिंग से टकराई और एक और आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करती चली गई। हर उफ, यह कैंटर ट्रक जिंदा हो गया। घर बला की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए नागराज कैंटर ट्रक की चपेट में आने से बचा। धड़ाक। अब नागराज को सारा माजरा समझते देर न लगी। तो ये न कोई परी कथा न सपना, ये कोई जादू का कमाल है। कोई अपने जादू से मेरी जान लेने पर उतारू है। किसी की तलाश में घूमी नागराज की निगाह होटल ओबराय के टॉप पर खड़ा वह मरियल सा आदमी सब यह जादू कर रहा, लेकिन वह कौन है? नागनाथ मुझे उसका पता ला के देगा। नागनाथ दुश्मन की तरफ भेज दिया। इधर दुश्मन। ट्रक की चपेट में आने से तू किसी तरह बच गया नागराज, और ट्रक दीवार से टकराकर नष्ट हो गया। कोई बात नहीं। अब मैंने अपने जादू से तेरे लिए एक ऐसी मौत को जगाने के लिए सोची है जो तुझे मारकर ही मरेगी। उससे पहले तू लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे नहीं मार सकता। उसकी आंखों से लपलपाई कई रंग बिरंगी किरणें जो हाथ में थमे उस विचित्र प्रिज्म से होकर गुजरी और जो टकराई ओनिडा के नरक के शैतान से। तो वो शैतान जिंदा हो चुका। हा 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 हा। एक और नई मुसीबत नहीं नागराज, मौत बोल तू मुझे। ओफ। इस शैतान को रोकना होगा अपने सर्व सैनिकों की मदद से। विद्युत से लहराकर शैतान से जा सिपटे सैकड़ों सर्व सैनिक, किंतु दूसरे क्षण शैतान ने एक को भी अपने शरीर पर नहीं रहने दिया। नर के शैतान को तेरे नाग नहीं रोक पाएंगे नागराज। इस बार नागराज ने नागरस्सी पर लहराकर घातक विष फुकार उगार दी। इससे तेरी हड्डियां तक गल जाएंगी दुष्ट। बच्चों की तरह फूके क्यों मार रहा है नागराज? मैं तेरी फूकों से उड़ने वाला नहीं, इसलिए बचकानी हरकतें छोड़। ओह, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। मर्दों की तरह लड़। इस नरक के शैतान को नष्ट करने का एक ही तरीका है, वो है अपनी घातक विष को इसकी नसों में पहुंचाना। अब मेरा विष सैकड़ों को मोम की भांति पिघलाता है। शैतान के मांस ने अपने दांत गड़ा दिए नागराज ने, लेकिन इस बार वह नहीं हुआ जो वह हर बार होता आया था। फिर बच्चों वाली हरकत, तुम बाज नहीं आओगे नागराज। मेरे भयंकर विष से भी इस शैतान को कुछ नहीं हुआ। अब क्या करूं? कैसे ख़त्म करूं इस शैतान को, और कैसे मैं अपनी जान बचाऊं? एक पल के लिए नागराज ने अपना ध्यान शैतान की तरफ लगाया। इस शैतान को किसी और जादू द्वारा जिंदा किया गया है, और इसको अगर मारा जा सकता है तो सिर्फ जादू के द्वारा। अगर मैं इस जादुई किरण द्वारा ओनिडा के होर्डिंग पर बनी नर की आग को भी जिंदा कर सकूं। तुम्हारा सोचना सही है। तुम पर किरणों का हमला करने वाला बहुमंजिला इमारत पर खड़े व्यक्ति ने ही किया है नागराज। अब बताओ मेरे लिए क्या आदेश है? नागनाथ, इस समय तुम जिस आदमी के पास हो उससे लिपट जाओ और उसे इस तरह किरणें छोड़ने के लिए मजबूत कर दो कि वो सीधी नर की आग वाले बोर्डिंग पे गिरे। क्या कर सकोगे ये काम? क्यों नहीं? और प्रिज्म के अंदर से होता हुआ अचानक उस हमले से वह शख्स बुरी तरह हड़बड़ा गया। अनजाने में उसकी आंखों से निकला हुआ किरणों का तूफान और प्रिज्म के अंदर से होता हुआ नीचे ओनिडा की होर्डिंग की तरफ बढ़ा। साथ ही नागनाथ ने उसके हाथ को तेज एक झटका दिया। नागनाथ का प्रयास सफल हो चुका था। गिरते हुए प्रिज्म से होकर गुजरी किरणों ने होर्डिंग की नरकाग्नि को असली बनाकर धधका दिया था और प्रिज्म उस रहस्यमय आदमी से छूट गया था। नागनाथ ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और अब मुझे अपने काम को अंजाम देना है। इस शैतान को धधकती हुई नरकाग्नि में भेजना।
अगले पल शैतान की दर्दनाक चीखों से वातावरण गूंज उठा और प्रिज्म नीचे गिरकर एक तेज आवाज़ में फूटा, उधर सब कुछ गया, सब कुछ पहले जैसा समाज। जादू करने वाला भी ये बात समझ चुका था। प्रिज्म के टूटने के साथ ही मेरा जादू समाप्त हो गया है। नागराज को ख़त्म करने का मेरा प्लान चौपट हो गया। मुझे यहाँ से भागना होगा। अब मेरा भी यहाँ पे ठहरना बेकार होगा। तुरंत ही अब मुझे नागराज के लिए दूसरे व्यूह की रचना होगी और उसे ख़त्म करना होगा, वरना यह जादूगर शकुरा के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात हो जाएगी। जी हाँ, जादूगर शकुरा ही था, वह मरियल व्यक्ति के रूप में। इधर नागराज ने नागराज को गले से लगा लिया। धन्यवाद नागनाथ, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया नागराज। फिर नागनाथ वापस नागराज के शरीर में समा गया। कौन था वह जादूगर जो अपनी जादूगरी के जाल में फंसाकर मुझे मारना चाहता था, और उसका मकसद क्या था? बहुत सोचने के बाद भी जब नागराज को कुछ न समझ में आया तो उसने अपनी ध्यान दूसरी समस्या की तरफ लगाया। मुझे यहाँ पे किसी पुरातत्ववेत्ता से मिलना होगा ताकि मैं अपने सपने में दिखाई देने वाले उन मंदिरों के बारे में कुछ जान सकूं जो मुझे काफ़ी परेशान किए हुए हैं। गाइस, अभी की स्टोरी में इतनी ही। इसकी पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करते रहें और मोटिवेशन मेरा बढ़ाते रहें। आपका कमेंट और फीडबैक ही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।